नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? का तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो रिटन एग्ज़ाम है उसका एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। रिटन एग्ज़ाम का फॉर्म निकलेगा जैसे कि एज़ पर एसएससी नोटिफिकेशन अगस्त में, और एग्ज़ाम लगभग अक्टूबर में हो जाएगा। तो एसएससी स्टेनो 2023 का रिटन के लिए जो जो टारगेट अभी सेट करना है उसका एक मैं पहले थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में शेयर करता हूँ। कुछ डेटा जो मैंने चेक किया है, मुझे मिला है, तो उस डेटा के हिसाब से स्टेनो 2018 एसएससी स्टेनो 2018 में ग्रेड डी का यूआर का गया था 143। मैंने यहाँ पे यूआर का जो मापदंड लिया है उसको इस वजह से लिया है क्योंकि यूआर का कट ऑफ जो है हाईएस्ट जाता है, बाकी कट ऑफ उससे नीचे ही रहता है। तो हमको अभी ये पता करना है कि आगे जो स्टेनो का एग्ज़ाम रिटन आने वाला है उसमें लगभग कितना मार्क्स टारगेट बना के हम लोगों को बढ़ना है। तो पहले अपन को टारगेट एक सेट करना है, उस हिसाब से अपना गाड़ी जो है चलानी है। टारगेट जितना बड़ा होगा गाड़ी का स्पीड उतना ज़्यादा होगा, टारगेट छोटा होगा गाड़ी का स्पीड स्लो होगा, बार बार धक्का दे दे के चलाना पड़ेगा, बार बार रुक जाओगे आप। तो हम लोगों को पहले ही कोई भी प्रिपरेशन से पहले उसका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना, उसका प्रॉपर डे टू डे रूटीन मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या क्या बुक्स उसमें ज़रूरी है, कितने घंटे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से मॉक लगानी है, ये सब चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा। और भी बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब में जहाँ से आपको ये सब चीज़ का पता जानकारी आपको मिल जाएगा। लेकिन करना तो आपको ही है। आप जो है मुख्य चालक आप ही हो इस गाड़ी का। तो गाड़ी में जो है तेल वगैरह डालने का काम जो है सब कर देंगे, लेकिन चलाना चलाना जो है आपको खुद है। तो पहले मैं आ जाता हूँ 2018 का कट ऑफ में। ग्रेड डी का गया था 143.5 और ग्रेड सी का 149। सीबीआईसी मिल गया था 149 में। 2018 का बात कर रहा हूँ। 2019 में वो जंप करके आ गया, जो ग्रेड डी का था उसका बीपीआरडी का मतलब अपन का डिपार्टमेंट का 156 गया था। उसका 156 बीपीआरडी का गया था, लेकिन वैसे तो 149 150 के आसपास जो है कट ऑफ था ग्रेड डी में। और ग्रेड सी में 165 में सीबीआईसी आया था। 165 में कस्टम्स सीबीआईसी आपको मिला था, जो 4200 ग्रेड पे का होता है। 4600 में मैं गया ही नहीं क्योंकि 4600 और भी बहुत ज़्यादा हाई है, 170 के आसपास चला गया था। 2020 में आ जाता हूँ। 2020 में लगभग बीआरओ मिल गया था 151 में ग्रेड डी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी को नहीं चाहिए होता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लोग अवॉइड ही करते हैं इसको। तो बीआरओ 151 में चला गया था ग्रेड डी में। और ग्रेड सी में एएफएचक्यू 165, एमईए 166 और 159 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो एमईए एएफएचक्यू आपका आ जाता है 4600 में, ठीक है। तो देखिए उस टाइम का वैकेंसी वगैरह आप बताएंगे कि सर वैकेंसी कम था, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली ये तो मेन चीज़ है। देखिए वैकेंसी हर चीज़ का मेन है। अभी भी हम लोग कंफर्म ये कुछ नहीं बता सकते कि 2022 का वैकेंसी फाइनल जब तक ऑफिशियल नहीं दे रहा है एसएससी, तब तक मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है बहुत ख़राब है। मेरा जो 2017 वाला एग्ज़ाम था उसमें लास्ट मोमेंट में वैकेंसी ऐसे कट हो गया, उसके वजह से जो है मेरा सी का चांस भी कट हो गया, ठीक है। तो चलिए जो भी हो, अ, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि सेफ स्कोर, जो एक सेफ स्कोर नाम का जो कंसेप्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाता है एक टाइम के बाद। क्योंकि देखिए 150 ये जो है ना, इसके आसपास जो है हर चीज़ है। आप ग्रेड डी बोल लो, अच्छा अच्छा पोस्ट है, ग्रेड सी बोल दो, 150 से 150 को आपको क्रॉस करना है। तो 150 बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है। 150 अचीव करने के लिए आपको, आप अगर सिर्फ डी का हिसाब से आप चल रहे हो, मैं आपको बोलूँगा आप हमेशा सी को टारगेट कीजिए। क्योंकि देखिए आप ऊपर का हाइट टारगेट करोगे ना, माउंटेन का जो पीक है उसको आप टारगेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। बहुत लोग जो है यूपीएससी का प्रिपरेशन लेते हैं ना, बहुत लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन लेते हैं, तो उसमें वो जो एक सेकंड एक ऑप्शन रहता है उसमें, वो रहता है स्टेट पीसीएस का। तो वैसे ही जब आप सी का टारगेट करोगे, ग्रेड सी का आप टारगेट रखोगे ना, तो आपका जो सेकंड एक ऑप्शन आपका रहेगा, वहाँ पे आपको जो है डी का डेफिनेटली हो जाएगा। क्योंकि सी क्वालिफाई करना मतलब डी तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। 100 का स्पीड रहना मतलब 80 तो आप आराम से निकाल दोगे। एक 160 जहाँ पे आपका हो रहा है वहाँ पे
डी का तो कोई भी पोस्ट आप जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, आपका जो रिजर्वेशन है या आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से अगर आपका उस पर वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट में, तो आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ होता है। तो मैं ये बोलूँगा ना कि आप अपना जो टारगेट है उसको 150 से ऊपर और 160, 150 से 60 इसके आसपास आप रखिए। 150 160 ये जो रेंज है इसको मेंटेन करने का आप कोशिश कीजिए। घर में जब आप मॉक दोगे वहाँ पर भी आप उसी मार्क्स की रेंज को मेंटेन करने का कोशिश। तो 150 से 160 जो मार्क्स मैंने बोला है, जो रेंज बोला है, ये रेंज काफ़ी लंबा देखने में लग रहा है। ये लंबा इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए ही ये बता रहा हूँ कि 150 से 160 के आसपास आपको अपने मार्क्स रखने का कोशिश करना है, उसको टारगेट रखना है। पहले ही मार्क्स के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि अंधाधुन पढ़ते जाओ और मार्क्स जो है भगवान भरोसे छोड़ दो, एसएससी भरोसे छोड़ दो, वो बाद में जितना आएगा अच्छा है, लक अच्छा होगा ज़्यादा आ जाएगा। ये सब लग वग का चक्कर, ये सब बेकार चक्कर होता है, फालतू का चक्कर होता है। जो चीज़ करना है, जो चीज़ सोचना है, उसको सर्टेनिटी के साथ, श्योरिटी के साथ सोचना है। एलआईसी की जीवन बीमा की तरह उसमें एश्योरेंस होना चाहिए, उस हिसाब से सोचना है। तो हम लोग जो है मार्क्स को मद्देनज़र रख के उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जैसे ही आपका टारगेट रहेगा 160 या 150, आपका फर्स्ट थॉट ये रहेगा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कौन से टॉपिक पे मुझे कितना कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। ये चिंता आपके दिमाग में तुरंत आएगा। मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो नए एस्पिरेंट है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, नया शुरू कर रहा है, और जो एक्सपीरियंस्ड है, दोनों के लिए ही। आप दोनों को ही कितना कट ऑफ जाता है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स में होता है। ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आइडिया आपके पास रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहेगा तब जाके आराम से हमको कितने मार्क्स लाने से हो जाएगा, वो नहीं सोचना है। वैकेंसी लगभग एवरेज इतने साल कितना रहते आया है, उस हिसाब से हम लोगों को अपना मार्क्स जो है टारगेट करना है। 2022 या 2023 एक्सेप्शन होने वाला है, ठीक है? इस उस हिसाब से 2023 में हम होप कर सकते हैं, जितना पता चल रहा है कि ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर 2022 का वैकेंसी 2021 वाला वैकेंसी और 2022 का वैकेंसी दोनों मर्ज करके टोटल इतना आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 23 में भी इतना ही आएगा। कहाँ से आएगा? 22 का वैकेंसी, ये चीज़ बहुत लोग को दिमाग से निकल गया है कि 2021 का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसका वैकेंसी भी 22 का वैकेंसी में जुड़ गया है। तभी जाके 22 का वैकेंसी का प्रेडिक्शन इतना हाई आ रहा है, इतना ज़्यादा वैकेंसी आने का जो है खबर आ रहा है, या लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आएगा। जबकि 2023 में आपका तुरंत 2022 के रिक्रूटमेंट के बाद तुरंत ही 2023 का आएगा, तो 2023 में कितना वैकेंसी आ सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों को सोच के चलना पड़ेगा कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या उम्मीद हम नहीं रख सकते 23 से। तो हम लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होके अपना जो दायरा है उसको थोड़ा छोटा करके उस हिसाब से सोच के हमको आगे बढ़ना है। हम लोगों को सोचना है कि कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा, अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, 2022 की तरह कम नहीं जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन का मार्क्स भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा। तो उसी वजह से 150 या 160 का टारगेट जो है पकड़ के मैं चलने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैंने जस्टिफिकेशन दिया। अब मैं आता हूँ कि 150 या 160 जो एक कैंडिडेट लाता है वो कैसे लाता है। वो ऐसे लाता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 सेक्शन होते हैं। जो नए हैं उनको पता नहीं है, जो पुराने हैं उनको अच्छी तरीके से पता है। इंग्लिश का 50% मार्क्स इंग्लिश से आता है, 100 मार्क्स का इंग्लिश होता है, 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होता है। ये जो 50 मार्क्स वाला जनरल अवेयरनेस होता है ना, ये पूरा ग्रे पार्ट है, ये धुआं धुआं होता है, समझ रहे हो? जैसे ना बम मार के धुआं धुआं कर देते हैं, उस टाइप का ये धुआं वाला पार्ट है। इसमें जो है आप जितना भी हवाबाजी कर लो या जो भी कर लो, किसी को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन कॉमन आने वाला है, कितना कॉमन आने वाला है और कितना सही होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना इसमें। ये डीआरडीओ एग्ज़ाम तो है नहीं कि अंधाधुन उसमें चला दिया गोलीबारी, लगा तो अंधेरे में कहीं कुछ ना कुछ टारगेट को हिट कर गया, हो गया। ये वो चीज़ नहीं है, ये एसएससी है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो जीए वाला जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, वो स्कोरिंग भी है और नेगेटिव मार्किंग का भी, फादर ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों तरफ से वो जो है काफ़ी सियाना टॉपिक है वो जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन को साइड में रखते हैं, ठीक है? इसके बारे में मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने जितना वीडियो देखा या जितने लोगों से मैं मिल चुका हूँ एस्पिरेंट से,
किसी के पास भी कोई कॉन्क्रीट सॉलिड एकदम बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी है जनरल अवेयरनेस का, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी मैंने किसी के पास मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मुझे नहीं मिला जनरल अवेयरनेस का कि बंदा श्योर शॉट बता सकता है कि ये पढ़ के जाओगे आएगा ही। जबकि इंग्लिश या रीजनिंग में ऐसा नहीं है। इंग्लिश रीजनिंग में मैं आपको गिना सकता हूँ टॉपिक, उसमें से ही आएगा। इंग्लिश में नरेशन बोलूँगा, नरेशन चेंज, वॉइस चेंज, उससे आएगा ही आएगा। वोकाबुलरी है, उसमें इडियम है, फ्रेजेस है, उससे आएगा ही आएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, उससे आएगा आएगा ही आएगा। तो इसके बाहर कुछ है नहीं यार। तो जनरल अवेयरनेस को मैं साइड में रख रहा हूँ। अभी मैं बात करता हूँ बाकी दो सेक्शन, जो कि है इंग्लिश, एक दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग मतलब एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें आपका ज़्यादा जो है पढ़ने का या रट्टा मारने का चीज़ नहीं है। रीजनिंग होता है ये पूरा आपका दिमाग का खेल होता है, ठीक है, ये दिमाग का खेल होता है। इसमें तभी इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिक लगाना है और दिमाग को चलाना है, यही चीज़ है। उसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, सिलॉग्स वगैरह, सिलॉजिज्म वगैरह का कुछ शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है, उसको जानना होता है। और ट्रिक्स वगैरह अगर आपको मालूम नहीं है, आप बिल्कुल नए हो, अब यूट्यूब का बढ़िया बढ़िया चैनल है, बैंकिंग का है, एसएससी का है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर्स वगैरह आप देख सकते हो। हाँ, उससे आप जो है समझ सकते हो कॉन्सेप्ट, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। बहुत सारा चैनल्स है, आप कोई भी जो फेमस है, काफ़ी सारे, मैं किसी एक का नाम मैं नहीं लेना चाहता, काफ़ी सारे फेमस यूट्यूबर्स है, वहाँ से आपको मिल जाएगा रीजनिंग का। आपको किताब चाहिए तो आर्यहंत का उसका आता है लॉजिकल रीजनिंग का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आर एस अग्रवाल का है। तो मुझे नहीं लगता किताब का ज़रूरत है। देखिए, फर्स्ट पहला उसूल तो ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। अपना जो आइटम है ना पढ़ने का लिखने का, ये जितना शॉर्ट रखोगे ना उतना आपके लिए बेहतर है। आपको अपना जो किताब वगैरह का जो लिस्ट है, उसको आप जितना शॉर्ट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा जो है लिस्ट ज़्यादा लंबा नहीं करना है, पढ़ना ज़्यादा है, कंटेंट्स ज़्यादा नहीं देखना है, शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है, और उसको ही बार बार जो है रिवीजन दे के, बार बार प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के अपना स्किल को शार्प करना है। अपने जो एग्ज़ाम देने का जो मार्क्स है उसको बढ़ाना है। मॉक्स में जब आपका अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, ऑटोमेटिक एग्ज़ाम हॉल में जाके वो 10-20 मार्क्स का छलांग मार देगा, एक्स्ट्रा इजाफा हो जाएगा। तो रीजनिंग का जो है यही है, मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा कुछ रीजनिंग में चीज़ है नहीं रट्टा मारने वाला। तो बेसिक्स वगैरह आप समझ लो, आप एक्सपीरियंस्ड जो हो उनको तो ऑलरेडी पता है। रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जो है, अगर किरण है, किरण खरीद सकते हो, नहीं तो वैसे भी मॉक तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मॉक ले लो, एकदम 6 महीने का या 1 साल का आप मॉक ले लो। जो अच्छा स्कीम है आप चेक कर लो। टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप जो अभी बायजू बन गया वो है, अड्डा 24/7 है, ये और भी एसएससी अड्डा है, और भी बहुत कुछ है, आप देख लेना उसी हिसाब से। टेक्स्ट बुक का थोड़ा मैंने पर्सनली टेक्स्ट बुक और बायजूस में करता हूँ। तो ये सबसे आप जो है ले लो, और उससे आप रीजनिंग प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दो। उसमें ऑनलाइन में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टेस्ट मिलेगा, इतना ज़्यादा मॉक मिलेगा, आप देख के ख़त्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग का। अब आता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश जो है मेन चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश जो है इसका रीढ़ की हड्डी है एसएससी स्टेनोग्राफर का। इंग्लिश में आपको 100 में से 95 प्लस लाना ही है, 90 से 95 प्लस आपको लाना है। कैसे लाओगे? ग्रामर को घोल के पी जाओ। इंग्लिश ग्रामर जो है बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसको तैयारी करो। जहाँ दिक्कत हो रहा है हर एक टॉपिक को अलग से आप समझो, अलग से पकड़ो। चाहे वो टाइम टेंस हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, चाहे वो आपका वॉइस चेंज हो गया, जो भी हो उसको जो है अच्छे से आप उसको समझो, बेसिक्स क्लियर करो, प्रैक्टिस अच्छे से दबा के प्रैक्टिस करो। ग्रामर के लिए बहुत सारा बुक है। ग्रामर के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए नीतू सिंह मैम का बुक आता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एस पी बख्शी आता है। मैं जो घर में जो जिस किताब से किया हूँ वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है, पीसी रेन का। तो देखिए, ग्रामर का आपका जो स्कूल का ग्रामर बुक है वो भी काफ़ी है। आपको ग्रामर का बेसिक बढ़िया से बढ़िया समझना पड़ेगा, उसका जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन सा टेंस डायरेक्ट में कौन सा टेंस होता है, तो इनडायरेक्ट में उस टेंस का क्या चेंज होता है वो आपको देखना है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस सब का जो टाइप्स होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उस सब का जो चेंज होता है फॉर्मेशन का, वो अच्छे से समझना है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे
अच्छा हो जाएगा। और इंग्लिश में ग्रामर ही नहीं, उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन है, उसके साथ साथ इडियम्स है, फ्रेजेस है, इन सब का कलेक्शन पिछला 15 साल 20 साल का जितना भी ज़्यादा मिल जाए ऑनलाइन आप चेक करना, आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह फ्री में डाउनलोड मारो और उसको जो है रट्टा मारते रहो रोज़ सुबह उठ के इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम रट्टाफिकेशन मारो। क्योंकि बिना रट्टे का और कोई चारा है नहीं, क्योंकि इतना मोटा जो वर्ड पावर मेड इजी है नॉर्मन लुइस का, ये इतना मोटा बुक है, मुझे नहीं लगता कि ये आप पढ़ पाओगे। इसमें रस का ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो मतलब थोड़ा जुझारू होंगे, जिनको अच्छा लगता है किताब वगैरह पढ़ने का शौक़ है, मेरी तरह जिनका थोड़ा चश्मे का नंबर जो है मोटा है, ज़्यादा है, तो वो सब पढ़ सकते हैं। ये है आपका वर्ड पावर, ये उल्टा दिख रहा है, वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस का। तो ये आप वर्ड वर्ड का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और जो वर्ड पावर होता है, कल वोकाबुलरी का जो कलेक्शन होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे, इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और वो ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का थोड़ा न्यूज़पेपर देखिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस वगैरह देखिए। हिंदू में मत जाइए, हिंदू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उतना नहीं चाहिए। लेकिन उसका आप इंडियन एक्सप्रेस का कोशिश कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का बैलेंस्ड लैंग्वेज होता है, उसमें अच्छे से उसको पढ़िए, वहाँ से आपको समझ आएगा कि किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जब आपको इंग्लिश का सेंटेंस अरेंजमेंट देगा ना, सेंटेंस अरेंज करना होगा, उसमें बहुत हेल्प होगा न्यूज़पेपर से। तो आई थिंक लगभग मैंने सारा चीज़ जो है कवर कर लिया। रीजनिंग का मैंने बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, इंग्लिश का ग्रामर का बुक्स बता दिए, वोकेबुलरी बता दिया, इडियम, फ्रेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताया, रीजनिंग का बताया। प्रीवियस ईयर का जिन लोगों के पास किरण है, अच्छे से प्रीवियस ईयर लगाओ, रोज़ एक करके लगाओ, उसको सिर्फ लगाना नहीं, उसके उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं करोगे मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है उसको लगाने के बाद, तो उसका जो टाइम है वो कम्प्लीटली वेस्ट जाता है। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गलती बार बार हो रहा है उसको मार्क करो, अपना गलती सुधारना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप वो गलती नहीं सुधारोगे, वो गलती 10 गलती हो बन जाएगा आपके हॉल में, समझ रहे हो। तो उसको जो है अच्छे से आप ध्यान रखो। और जनरल अवेयरनेस का अब मैं क्या ही बताऊं, फिर भी मैं बता देता हूं जितना मुझे लगता है कि बेसिक समझने के लिए लूसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लूसेंट भी काफ़ी मोटा होता है, थोड़ा धैर्य रख के उसको अच्छे से पढ़ना होता है, उसका गो थ्रू करना पड़ता है लूसेंट का। तो अगर पॉसिबल हो पाएगा, टाइम दे पाओगे, तो आप लूसेंट है जो है एक बार आप आँख आँख जो है फेरने लगा लेना उसमें, और लूसेंट से थोड़ा देख चेक कर लेना। और वीकली जो कंपाइलेशन होता है, वीकली कैप्सूल होता है, ऑनलाइन में बहुत सारे साइट में या ऐप में मिल जाएगा आपको। टेक्स्ट बुक वगैरह में होता है, ग्रेड अप में होता है, प्रैक्टिस मॉक में भी है। तो वहाँ से जीएस का वीकली कंपाइलेशन आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हो, उसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। और बाकी तो यार भगवान भरोसे, मैं उस इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं यार। जीएस का मैं क्या करूँ, मैं 2022 वाला जीएस से मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ और हताश हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन लेके गया था 2022 का जीएस में। बहुत बेकार बेकार जीएस आया भाई, क्या बताऊँ। मैं एग्ज़ाम में हॉल में ना मेरा सर लग रहा था कि कंप्यूटर के मॉनिटर में ठोक दूँ। जो भी है, यही है ठीक ठाक जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताने का कोशिश किया। इसमें से जितना आप फॉलो कर पाओगे, आप कोशिश करो फॉलो करने का। रिगोरस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आज ही से, अभी से शुरू कर दो। आज जो है मई अभी चल रहा है, मई ज़्यादा हो गया, हाफ से ज़्यादा। और अभी इसके बाद जून है, जुलाई है, और अगस्त में आपका फॉर्म निकलने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप समझ के चलो, जितना ज़्यादा इतनी कम टाइम में जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाओगे, अपने पोटेंशियल को जितना बढ़ा पाओगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप पूरा ही घर में बैठ के फुल डे आपके पास है, तो आप तो यार मतलब बहुत लकी हो। और अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, ऑलरेडी आप कहीं जॉब में हो, तो आई थिंक आपको पर डे 4 से 5 घंटा निकालना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। 4 4 बजे उठ के 4:30 बजे के अंदर अपना जो है बाथरूम वगैरह कर लो। 4:30 बजे से 5:30, 6:30, 7, 4:30, 5:30, साढ़े पाँच, 6:30, 7, और जो है 2.5 घंटा जो है आप अच्छे से एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। सुबह में जो चीज़ याद रखने वाला है, बड़े मेमोरी वाला चीज़ है, जैसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, जैसे सिनोनिम एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेज हो गया। इंग्लिश को आप दो,
मैं तो ये बोलूँगा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश है, या तो कभी कभी चेंज करके रीजनिंग को दे सकते हो। तो 2 ढाई घंटा जो जितना आपको सुबह मिलता है उसका यूटिलाइज़ करो। उसके बाद जो है 7 बजे या 8 बजे जब भी आपको ऑफिस के लिए निकलना होता है, मेरे यहाँ जैसे मुझे 8:30 बजे निकलना होता है, तो मैं 7 बजे तक मैं टाइम दे पाता हूँ। उसके बाद जो है मुझे बच्चे को टाइम देना पड़ता है, तो आप अपने हिसाब से जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो 2 या ढाई घंटा सुबह पक्का देना है। ऑफिस में आप ऑफिस का काम कर रहे हो, उसके बीच में आपको कब टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये ना मुझे पता, ना आप पहले से बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है। अपने ऑफिस के बैग में आप जो है कॉपी पेन और अपना मोबाइल तो आप रख ही रहो अपने पास। मोबाइल में कोई मॉक वगैरह है या कोई ऐप चालू है तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो किताब कैरी कर सकते हो। जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, बैठ जाओ तुरंत पढ़ने। और लंच का जो ब्रेक होता है 1:30 बजे होता है जनरली ऑफिस में। आपका कितने बजे होता है आप देख लेना। तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट के अंदर लंच ख़त्म करना है। बाकी टाइम को फुल्ली आप पढ़ाई में यूटिलाइज़ करो। और उसके बाद शाम में 6 बजे तक ऑफिस होता है, मेरा 6 बजे तक होता है। तो घर लौटते लौटते मेरा जो है काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ से, तो 10-12 किलोमीटर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो 45 मिनट से 1 घंटा तो लग ही जाता है। 7 बजे आप थक के वापस आते हो। शाम को जब आप वापस आते हो उस टाइम में पोटेंशियल जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। जो दिमाग का जो लेवल होता है सुबह, जो बैटरी पूरा फ्रेश होता है सुबह, वो उस बैटरी का चार्ज जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इफ़ पॉसिबल आप थोड़ा 15-20 मिनट का जो है आँख मूंद के एक पावर नैप ले लिया करो ऑफिस से लौटने के बाद। तो 15-20 मिनट का पावर नैप लेने के बाद उसके बाद जो है आप तुरंत अपने आप को उससे जो है रिचार्ज हो जाता है, और उसके बाद आप तुरंत स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो आपको ऑफिस से लौटने के बाद पढ़ना है, मिनिमम 2 से 3 घंटा आपको निकालना है। 3 घंटा आपको निकालना है, 3 घंटा निकालना ही है जैसे तैसे करके। 9 10 9 10 11 12 बजे के अंदर आप ख़त्म करो। उसके बाद फिर सो जाओ, फिर अगले दिन जो है 4 साढ़े 4 बजे सुबह आपको उठना है। तो ये जो रूटीन है, ये रूटीन सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूटीन के थ्रू आप जाओगे तो आपको हर चीज़ जो है थोड़ा धीरे 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 सेट हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले नींद कम होगा तो प्रॉब्लम होता है। जैसे जब बच्चा होता है तो उस टाइम में रात को जो है वो सोने नहीं देता है, तो बहुत दिक्कत होता है। ऑफिस कैसे करूँगा, पूरा दिन कैसे काटूंगा, ये सब दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसके साथ जो है हम ढलने लगते हैं, फिर पता चलता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, बॉडी ले लेता है। बॉडी हर चीज़ एडजस्ट कर सकता है। अगर आप अपने दिल से उस चीज़ को मान लो और अपने दिमाग में सेट कर लो कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही चलना है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और तोड़ नहीं है, तो तब जाके ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, बॉडी भी साथ देने लगेगी। तो चलिए गाइस, ये था आज के लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी, और आपका थोड़ा बहुत रूटीन भी मैंने बता दिया, पर डे कैसे क्या रूटीन रखना है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से पढ़िए, और टारगेट पूरा आप सामने लिख के रखिए। हर दिन का टारगेट आप कॉपी में नोट करके उसको अचीव कीजिए, उसको टिक लगाइए, फिर टारगेट नया सेट कीजिए। ऐसे करके डेली टारगेट आप लिखिए, सामने आप लगा के रखिए कि किस में कितना मार्क्स आने हैं। इंग्लिश में अगर आप 95 लाते हो तो, और रीजनिंग में अगर आप 45 लाते हो, तो वहाँ पे जो है आपका बहुत ज़्यादा मेकअप हो जाता है, 140 आसपास हो जाता है। और अगर आप 15-20 भी जीए में लाओगे, जनरल अवेयरनेस में लाओगे, 50 में 15-20 एटलीस्ट लाओ, तो उसमें आप 160 तो आपका हो ही गया है। इसमें जो चीज़ है ना मेन, इंग्लिश में आपको जो है मैक्स टू मैक्स लाना है, रीजनिंग में आपको मैक्स टू मैक्स लाना है, कोई भी एरर नहीं करना है। जनरल अवेयरनेस तो आपका जो है किसी को पता नहीं, ना आपको ना मुझको, कि क्या होने वाला है और क्या रहने वाला है। तो हम लोगों को ये दो इंग्लिश और रीजनिंग को ही सही से जो है ढंग से इसका प्रिपरेशन करना है। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।